नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा स्टडी। आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपने बताए थे, उन क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आप देख लेना। इससे पहले मैं आपके एग्जाम से संबंधित 2 वीडियो यहाँ पर डाल चुका हूँ जो सड़क सुरक्षा से संबंधित थी। इसी क्रम में मैं आपको आपके जो क्वेश्चन थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपने बोला था एक्सरसाइज 13 के अलावा किसी के क्वेश्चन था 16.2 का शायद चौथा था या तीसरा था, कुछ ऐसा था। मैं सबको करा दूंगा और कुछ एग्जाम्पल थे। आप देखना यहाँ पे कैसे करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 13 ये वृत्त से रिलेटेड है और वृत्त की स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड है। आप वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की डेफिनेशन मैंने आपको आप लिखा दिए पहले ही, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि किसी एक बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह का बिंदुपथ, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। और जो निश्चित बिंदु होता है वो क्या होता है? वृत्त का केंद्र। और यहां से केंद्र से एक बिंदु तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। और दोनों को मिला दिया क्या बनता है? व्यास। ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी एक बाहरी बिंदु, ये क्या होती है? एक बिंदु है कोई, जिससे कोई हम ऐसे खींच दें तो ये क्या बनेगी? एक स्पर्श रेखा। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा यदि वृत्त पर एक बिंदु से जाएगी तो एक स्पर्श रेखा। वृत्त पर बिंदु कितने होते हैं? अनंत। तो कितनी रेखा स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? अनंत स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। यानी वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन यदि बाह्य बिंदु की बात करें कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे खींची कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखो, इससे एक ये और एक ये, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? 2। अंदर वाले बिंदु से कोई नहीं, और जैसे जाएगी तो क्या होगी? छेदक रेखा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको आप देखिएगा। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? बाहर वाले से 2, अंदर वाले से कुछ नहीं। वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। लेकिन एक बिंदु से एक खींची जा सकती है। अगर 2 बिंदुओं से खींच दी वो क्या बन जाएगी? छेदक रेखा बन जाएगी। देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, सबसे पहले जो मोस्ट आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है? प्रमेय नंबर 13.3। तो प्रमेय 13.3 क्या कहती है? प्रमेय 13.3 कहती है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। पहला क्वेश्चन दिया था आपने कि हमें प्रमेय 13.3 सिद्ध करके बताइए कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। देखो, करना क्या है? कुछ नहीं करना कि ये हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल के बाहर कोई बिंदु है जिसको नाम दिया मैंने P। अब P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हमने, P से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ये वाली और एक ये वाली। इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, और ये क्या होगा? वृत्त का केंद्र। तो देखो दिया है, क्या दिया है? दिया है O केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी? PA व PB खींची। ये दे रखा है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? समान। तो मतलब हमें सिद्ध करना है PA बराबर होगा PB के। अब
थोड़ी सी कर ली हमने रचना। रचना में क्या किया कि इस O बिंदु से A को मिलाया, B को मिलाया और A को मिला दिया। इस O बिंदु से किस किस को मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और A को मिला दिया। O से A B व P को मिलाया, O से मिला दिया। देखो प्रमाण देखना अब यहाँ पे, यही असली चीज है। जैसे इनको मिलाया तो हमें दो त्रिभुज मिल गए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। कौन कौन से मिल गए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। अब इन दोनों त्रिभुजों को यदि मैं सर्वांशम सिद्ध कर दूं तो सर्वांशम त्रिभुजों की सभी भुजाएं कैसी होती है, समान। तो इसका मतलब AP बराबर BP अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। अब देखो समान सर्वांशम सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे, प्रमाण में त्रिभुज को किसमें, OAP में, त्रिभुज OAP में, OAP व दूसरा कौन सा है, OBP में, त्रिभुज OAP व OBP में। अब देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या और केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की सभी त्रिज्या कैसी होती हैं, समान। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि OA बराबर OB लिख सकता हूं। तो कौन सा नियम किस कारण बराबर हो गई है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। दूसरी चीज देखो, ये OP जो भुजा है वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि OP दोनों में कैसी हो गई, ओबेनिष्ठ। OP दोनों में कैसी हो गई, ओबेनिष्ठ। अब देखो तीसरा पॉइंट, ये जो बना है ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कहां पढ़ा था हमने, प्रमेय 13.2 में। क्या पढ़ा था प्रमेय 13.2 में, इसको मैं कोण 1 डाल दूं, इसको डाल दूं कोण 2, कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्या पढ़ा था प्रमेय 13.2 में, कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि OA लंब है किस पर, PA पर, और OB लंब है किस पर, BP पर। तो इसका मतलब ये दोनों कोण बने वो कितने डिग्री के कोण बने, 90 डिग्री के कोण बने। कितने डिग्री के कोण बने, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री में आ गया तो क्या लगाओगे आप, RHS नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज OAP सर्वांशम ऑफ त्रिभुज OBP। सर्वांशम त्रिभुजों की सभी भुजाएं सभी कोण आपस में कैसे होते हैं, समान। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AP बराबर BP, या फिर कैसे लिख दो कि PA बराबर PB। बात एक ही है। ये हो गई आपकी प्रमेय 13.3, जिसकी आने की संभावना पूरी पूरी होती है। आप देखिए आपका एग्जाम्पल था 13.1 का एग्जाम्पल नंबर 4, कि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करती है तथा BC AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q व R पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। देखो कैसे करेंगे, ये त्रिभुज ABC था, अब ये बोल रहा है कि इसको इससे एक वृत्त स्पर्श कर रहा है ऐसे, इससे एक वृत्त स्पर्श कर रहा है ऐसे, और वो बिंदु है P। और साथ में बोला कि जब हम AB और AC को बढ़ा दें ऐसे, एक मिनट ऐसे, जब हम AB और AC को ऐसे बढ़ा दें, देखो AB को बढ़ाया और AC को बढ़ाया, AB और AC को हम इस प्रकार बढ़ा दें तो एक तो AB तो करता है बिंदु Q पर और ये करता है बिंदु R पर। देखो यही तो है कि त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर कोई एक वृत्त स्पर्श कर रहा था पहले P। जब हमने AB को बढ़ाया तो ये वृत्त Q पे Q पे स्पर्श किया, और AC को बढ़ाया तो बिंदु कहां पर करता है, R पर करता है। अब देखो दिया है वगैरह आप स्वयं लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहां से करूंगा, सिद्ध करना है क्योंकि आप सब जानते हो क्या दिया है क्या नहीं दिया है, या बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। सिद्ध क्या करना है
कि ए क्यू बराबर है 1/2 ऑफ त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। और त्रिभुज ए बी सी की परिमिति का मतलब हो गया त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और ए सी। या करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए क्यू बराबर 1/2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज एबीसी की परिमिति क्या होगी? त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और ए सी। अब देखिए प्रमाण में यदि मैं आपसे बात करूं, भी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रमेय सिद्ध कराई थी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? समान। तो देखो यहां बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अब देखना, ये ए से इस पे ये ए क्यू और ए आर स्पर्श रेखा ही तो है। जब स्पर्श रेखा है तो इनकी लंबाइयां कैसी होंगी? समान। तो क्या लिख सकते हैं? ए क्यू बराबर होगा ए आर के, लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसके लिए बी बाह्य बिंदु हो गया और बी से दो स्पर्श रेखा खींची गई बीपी और बीपी। तो कैसे लिखेंगे? बीपी बराबर होगा बी क्यू के, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही सी क्या हो गया? बाह्य बिंदु और सी से दो स्पर्श रेखा खींची गई सीपी और सीआर। तो कैसे लिखेंगे? सीपी बराबर सीआर, समीकरण नंबर 3। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें ए क्यू प्लस ए आर जोड़ा। मैंने क्या किया? ए क्यू और ए आर को जोड़ा। तो ए क्यू को हम देखते हैं तो ए क्यू दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक तो ए बी से और एक बी क्यू से। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? ए बी प्लस बी क्यू। अब प्लस में फिर दोबारा देखो, ए आर किस किस से मिलकर बना है? ए सी से और सी आर से। तो क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी आर। क्या आ जाएगा? ए सी प्लस सी आर। देखो ए क्यू और ए आर। अब यहाँ पर समीकरण 1 में ए आर किसके बराबर है? ए क्यू के, क्योंकि मुझे तो ए क्यू सिद्ध करना है ना, तो ए क्यू तो रखना है। तो क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस ए क्यू। क्यों? कहां से आया? समीकरण 1 से। और देखो ऐसे ही हमें क्या रखना है? ए बी रखना है, ए बी को रहने दो। एक क्या रखना है? बी सी, बी सी को रहने दो। ए सी रखना है, ए सी को रहने, ए सी नहीं है। देखो मैंने क्या किया? ए बी प्लस बी क्यू प्लस और मैंने लिख दिया ये सी आर, बी क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी। मैंने क्या किया? ए सी इधर ले गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया, देखो अब सी आर किसके बराबर है? देखो यहाँ पे सी आर, बी क्यू किसके बराबर है? बीपी के। और सी आर किसके बराबर है? सीपी के। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि बीपी, बी क्यू की जगह मैंने लिख दिया बीपी और सी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? सीपी प्लस ए सी। अब डायग्राम में देखो बीपी और सीपी को मैं मिला दूं तो पूरी रेखा क्या बन रही है? बीसी। तो क्या बन गया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ए क्यू कितना हो गया? 2 ए क्यू, 2 का कर दो पक्षांतरण। तो ए क्यू बराबर क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे 2 आएगा ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर 1/2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ये हो गया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। और यही होता है क्या? कि त्रिभुज की परिमिति। अब देखो कैसे किया? ए क्यू बराबर ए आर, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान। तो ए क्यू बराबर ए आर। ऐसे ही बीपी बराबर बी क्यू, ऐसे ही सीपी बराबर सी आर। ए क्यू और ए आर को जोड़ा तो ए क्यू मिलके बनी है ए बी और बी क्यू से, और ए आर मिलके बनी है ए सी और सी आर से। देखो ए बी रखना है और ए सी रखना है, क्या नहीं रखना? बी क्यू और सी आर, ये पास पास ले लिए। बी क्यू किसके बराबर है? बीपी के। सी आर किसके बराबर है? सीपी के। बीपी और सीपी को मैंने आपस में जोड़ा, पूरी भुजा क्या बन गई? बीसी। 2 का कर दिया पक्षांतरण। 2 किस में आएगा? इधर भाग में, डिवाइड में। तो डिवाइड में 1/2 लिख सकते हैं और तीनों भुजाओं का योग। और ये क्या होती है? त्रिभुज की परिमिति होती है। देखिए ये
एक बच्चे का क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 11 कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। माना कि डी और ई क्रमशः ए बी और एसी पर दो बिंदु है, तो सिद्ध करना है ये। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो कोण भी समकोण है, तो ये रहा एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी कितना है 90 डिग्री। अब ए बी और किस पे बी सी पर ए बी पर है बिंदु डी और बी सी पर है बिंदु ई। तो हमें सिद्ध करना है ये ए ई। देखो ए ई कब बनेगा जब ए को किससे मिलाएंगे ई से। सी डी कब बनेगा सी से मिलाएंगे डी से। और डी ई कब बनेगा जब डी को मिलाएंगे ई से। ये कंडीशन तो बनेगी। अब देखो कैसे करेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ 4 त्रिभुज बन रहे हैं एक प्रकार से। कितने त्रिभुज बन रहे हैं 4। देखिए ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज एबीसी, एक बन रहा है त्रिभुज डीबीई, एक बन रहा है त्रिभुज एबीई और एक बन रहा है त्रिभुज डीबीसी। मैंने साइड में लिख दिए। अब देखो प्रमाण सिद्ध वगैरह ये करना दिया सिद्ध करना ये खुद लिखना स्वयं। मैं डायरेक्ट क्या करा रहा हूं यहाँ पे प्रमाण। देखो प्रमाण कैसे करेंगे किसमें त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय से बोधायन प्रमेय से। और बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये वाला भुजा क्या होगी कर्ण, ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा लंब। तो कैसे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब इसमें ले लो त्रिभुज DBE में वही बोधायन प्रमेय से DBE कहाँ है ये रहा। तो ये क्या हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो कैसे लिखेंगे DE का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तीसरा कौन सा है ABE, ये ABE तो ये भुजा क्या हो गई कर्ण, ये आधार और ये लंब। त्रिभुज ABE में क्या होगा कि AE का स्क्वायर बराबर किस किस के बराबर आएगा AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। और चौथा त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज DBC में। देखो कहाँ है DBC में तो ये वाली भुजा क्या हो गई कर्ण। कैसे लिख सकते हैं इसको हम CD का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब देखो हमें ये वाला सिद्ध करना है AE और CD किस किस में आया है 3 और 4 में। क्या हो रहा है ऐड। तो क्या कर देंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जैसे समीकरण 3 और 4 जोड़ा तो क्या आ जाएगा AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आएगा AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आ गए चारों। अब देखते हैं हमें एक साइड तो मिल गई, दूसरा क्या है AC और DE का स्क्वायर। देखो समीकरण 1 में यदि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा AC स्क्वायर के, और DB और BE को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा DE स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया कि इन दोनों को पास पास रख लिया। किस किस को AB और BC को, इसको और इसको। तो क्या बन गया AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस इन दोनों को रखा क्या DB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब देखना समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 से AB प्लस BC किसके बराबर है AC के। तो क्या रह गया AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा AC स्क्वायर। और BD और DE किसके बराबर है DE के प्लस DE का स्क्वायर। और यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था। जो आपने क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कर दिया। देख लेना ये वाला क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बच्चे ने दिया था कि 16.3 का 14वां क्वेश्चन
16.3 का 14वां क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर और कोण कितना है? 120 डिग्री। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके शंकु बनाया जाता है, तो इस शंकु का आयतन क्या होगा? देखो एक त्रिज्या खंड ऐसे तो बनेगा ऐसे, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 120 डिग्री। अब इसकी सीधी कोणों को कर दिया संपाती, तो ऐसे बना दिया एक, हमको परिधि मिल गई। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें ये त्रिज्या थोड़ी होगी, त्रिज्या तो ये वाली होगी ना। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है, ये इसकी किसका काम करेगी? तिर्यक लंबाई का। किसका काम करेगी? तिर्यक लंबाई का। अब देखो ये जो बन रही है, ये क्या है? ये क्या है? चाप। ये क्या है? चाप। और इसी चाप की लंबाई से क्या बनी है? शंकु की परिधि। क्या बनी है? शंकु की परिधि। अब शंकु की परिधि कैसी होगी? वृत्ताकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चाप की लंबाई किसका काम करेगी? वृत्त की परिधि के बराबर में काम करेगी। अब इसका क्या निकालना है? आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या निकालना है? एक तो एच का मान हमारे पास आ जाए, एक आर का मान हमारे पास आ जाए, तो हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अब निकालने के देखो करेंगे क्या, देखिए चूंकि त्रिज्या खंड की सीधी कोणों को संपाती करके शंकु बनाया गया है। अब ये शंकु बनाया गया है त्रिज्या खंड की सीधी कोणों को संपाती करके, तो ये क्या थी? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर होगी किसकी? शंकु की परिधि के। शंकु की परिधि के। चाप की लंबाई क्या होती है? पाई आर थीटा बटे 180। और शंकु की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। अब देखो मैंने यहाँ स्मॉल आर लिया या बड़ी आर लिया, चक्कर क्या है कि इसकी तो हमें पता है त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता। ये जो त्रिज्या थी वो किसका काम करेगी? तिर्यक लंबाई का। अब देखो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। आर का मान कितना है? 12। थीटा का मान कितना है? 120 बटे 180 बराबर 2 गुणा आर। अच्छा 2 का ही ट्रांसफर कर दो, तो 2 किसमें है? गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। 2 से 1 कट गया कितनी बार? 6 बार। और 6 से 1 कट गया कितनी बार? 30 बार। और 30 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो इसका मतलब आर का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आ गया, हमें क्या चाहिए? आर मिल गई, हमें क्या चाहिए? एच। एच कैसे निकालते हैं? देखो आपको पता है, चूंकि हमने पढ़ा था क्या कि एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही तो होता है। एल का मान कितना है? 12। अब आर का मान अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, कितना आया है? 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो देखो पहले तो रूट हटना चाहिए, तो दोनों ओर क्या कर दिया? वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। ये यहां से हट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस एच का स्क्वायर, 16 का कर दो ट्रांसफर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 144 माइनस 16 कितने बच गए? 128 बच गए ना। तो एच का मान कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 128। तो कैसे लिख सकते हैं? 64 इंटू 2, क्योंकि 128 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते। 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8। 2 का होगा नहीं, तो क्या आ गई? 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई? शंकु की ऊंचाई आ गई। ये शंकु की त्रिज्या आ गई। शंकु की, अब हमें क्या निकालना है? शंकु का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन होता क्या है? लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है शंकु का आयतन? कि शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर। आर का मान अभी निकाला था, कितना आया था? 4 का स्क्वायर गुणा 8 रूट 2। अब इसको आप हल कीजिएगा, जो कुछ भी निकल के आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर। रूट 2 का मान रख देना 1.414 1 सॉरी हाँ, ये आप यहाँ पे
जो कुछ भी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे कर लेना स्वयं आप। देखो आपका एक क्वेश्चन और दिया था आप लोगों ने, नेक्स्ट क्या है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया R1 अनुपात R2 हो गया 2:3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1 बटे R2 बराबर 2/3। और दूसरा दिया हुआ है ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 बराबर 5:4, जिसको हम क्या लिखेंगे H1 बटे H2 बराबर 5/4। अब पूछा क्या है कि दोनों वक्र पृष्ठों के, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का आयतन। अब देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का आयतन क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, सॉरी अनुपात क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बोलो 2πr(h) बटे 2πr(h), तो R1 H1 R2 H2। देखो 2π से 2π कैंसिल, R1 बटे R2 का मान कितना है 2/3, H1 बटे H2 का मान कितना है 5/4, ऐसे तो होगा। अब देखो 5 दूनी कितना होगा, ऐसे 2 से कट कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या रह गया 5, नीचे क्या रह गया 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 5:6। और दूसरा जो पूछा था उसने क्या पूछा था कि बेलन के आयतनों का अनुपात, बेलन के आयतनों का अनुपात। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है πr² बटे πr²h। अब R1 R2 H1 H2 पाई से पाई कैंसिल, R1 बटे R2 का मान कितना है 2/3, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इंटू H1 बटे H2 का 5/4। देखो 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 5, 3 का स्क्वायर 9, 5:9। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। इनके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे बता देना, मैं आपको ऐसे ही आज बता दोगे तो कल सुबह वीडियो बना दूंगा, और कल बताओगे तो परसों बना दूंगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे सेंड कर देना।